अपना टॉपिक चला था हिंदी के वर्ण विचार। क्या टॉपिक चला था अपना? वर्ण विचार। टॉपिक चला था अपना वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार के अंदर हमने क्या क्या देख लिया कि वर्ण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, फिर वर्ण हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं वो हो गए अपने, सॉरी हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं वो हो गए, फिर कुल हिंदी में कितने वर्ण होते हैं वो हो गए, फिर वर्णों को कितने भागों के अंदर बांटा गया, 2 भागों के अंदर, वो हो गए अपने। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे अपने स्वर वर्ण की, तो स्वर किसे कहते हैं वो हो गया। उसके बाद हमने लास्ट देखा था कि स्वरों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो स्वरों का वर्गीकरण है वो 5 आधारों पर किया गया है। अब वो 5 आधार कौन कौन से थे वो देख लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मात्रा काल के आधार पर स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आज कहां से शुरू करेंगे? मात्रा काल के आधार पर, मात्रा काल के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले अपने कौन से स्वर रहेंगे? मात्रा काल के आधार पर। अब ये मात्रा काल के आधार पर ये क्या होता है? मात्रा काल का अर्थ क्या होता है कि यानी कि किसी भी स्वर को उच्चारित करने में लगने वाले समय को ही क्या कहते हैं? मात्रा काल कहते हैं। यानी कि हम क्या करें, किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं और उस उच्चारण को करते समय कितना समय लग रहा है उस समय को ही क्या कहते हैं? मात्रा काल कहते हैं। ठीक है, और मात्रा काल के आधार पर अपने स्वर कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। मात्रा काल के आधार पर अपने स्वर कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? हंसो स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो अपना मात्रा काल के आधार पर स्वर क्या होते हैं कि किसी भी स्वर को क्या होता है कि किसी भी स्वर को उच्चारित करने में लगने वाले समय को ही उच्चारित करने में लगने वाले समय को ही मात्रा काल कहते हैं। मात्रा काल कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम किसी भी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं और उच्चारण करने में जो समय लग रहा है उसे ही क्या कहते हैं? मात्रा काल कहते हैं। नेक्स्ट, मात्रा काल के आधार पर या इसके आधार पर, इस आधार पर स्वर कितने प्रकार के बताए हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? इस आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं वो देखते हैं अपना। पहला क्या रहेगा? नंबर 1 हंसो स्वर। ठीक है, दूसरा अपना क्या रहेगा? दीर्घ स्वर। तीसरा क्या रहेगा अपना? प्लुप्त स्वर। क्या रहेंगे अपने? हम बात करें मात्रा काल के आधार पर कि किसी भी स्वर को उच्चारित करने में लगने वाले समय को ही क्या कहते हैं? मात्रा काल कहते हैं। और मात्रा काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार? अपना पहला क्या रहेगा? अपना हंसो स्वर रहेगा। दूसरा अपना क्या रहेगा? दीर्घ स्वर रहेगा। तीसरा अपना क्या रहेगा? प्लुप्त स्वर रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी कि हंसो स्वर क्या होते हैं। इनको देखते हैं, तीनों को एक एक करके देखते हैं। नेक्स्ट अपना सबसे पहले रहेगा कौन से स्वर रहेंगे अपने? हंसो स्वर। तो किसे कहते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है? कम समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में क्या लगता है? कम समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? हंसो स्वर कहते हैं। या फिर हमसे पूछे कि हंसो स्वर की संख्या कितनी होती है, तो संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो क्या होता है कि जिन स्वरों के, परिभाषा देखते हैं इसकी, कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें हंसो स्वर कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए कौन कौन से होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं अपने। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं अपने?
ए ई उ री, ये चार क्या होते हैं अपने हंस स्वर होते हैं, यानी कि इनको उच्चारण में क्या होता है, कम समय लगता है। पहले अपने कौन से स्वर देख रहे हैं, हंस स्वर। प्रश्न कैसे पूछता है कि निम्नलिखित में से हंस स्वर है या नहीं है, तो तीन ऑप्शन कोई और देगा, एक इनमें से, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा। नहीं है तो तीन इनमें से देगा, एक कोई अन्य देगा, तो जो अन्य होगा वो अपना क्या होगा, आंसर होगा। या हमसे पूछ ले कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, सीधा सा प्रश्न पूछ ले कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, या मूल स्वर को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो मूल स्वरों की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। और मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई उ री, ये अपने चारों क्या रहेंगे, मूल स्वर रहेंगे। और मूल स्वर को क्या कहते हैं, हंस स्वर ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्हीं की सहायता से अन्य स्वरों का क्या होता है, निर्माण होता है, या अन्य स्वरों की क्या होती है, रचना होती है। यानी कि हंस स्वरों के योग से ही अन्य स्वरों की क्या होती है, रचना होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मूल स्वर कहा जाता है। नोट में देखते हैं अपना, नोट में क्या रहेगा कि शेष सभी स्वरों की रचना, शेष सभी स्वरों की रचना हंस स्वरों के योग बोले या सहायता से होती है। अतः इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, क्या रहेगा अपना कि शेष स्वर कौन से, कि इनको छोड़कर जो अपने शेष स्वर बच गए उनकी सहायता वो किन से हो रही है, इनके योग से या इनकी सहायता से हो रही है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाता है। तो हम बात करें थे अपने हंस स्वर की, कि किसे कहते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में क्या लगता है, कम समय लगता है, उन्हें हंस स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए ई उ री, संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं। उसके बाद हमने नोट में देखा है कि शेष सभी स्वरों की रचना हंस स्वरों के योग बोले या सहायता से होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से मूल स्वर है या नहीं है, तो 3 कोई अन्य ऑप्शन होंगे, एक इनमें से होगा, तो इनमें से एक अपना क्या होगा, मूल स्वर होगा। नहीं है, 3 इनमें से ऑप्शन है, एक अन्य है, तो जो अन्य है वो अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। या सीधा सा प्रश्न पूछ रहे कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। हंस स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो भी अपने 4 होती है। कौन कौन से होते हैं वो हमने देख ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। नेक्स्ट अपने कौन से स्वर रहेंगे, दीर्घ स्वर। ठीक है, अपने हमने हंस स्वर देख ली, कौन कौन से होते हैं उसकी परिभाषा देख ली, और उन्हीं को मूल स्वर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की, कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, कि जिन स्वरों के उच्चारण में सामान्य से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है कि सामान्य से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में सामान्य से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, सामान्य से दुगुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। कौन कौन से होते हैं अपने वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपना क्या रहेगा, आ ई उ ए
आई ओ औ। संख्या में कितने रहेंगे? 7। अपना आ ई उ ए आई ओ औ, ये क्या रहेंगे? अपने दीर्घ स्वर रहेंगे। दीर्घ स्वर कैसे? हमने देखा क्या है कि इनकी उच्चारण में क्या होता है, सामान्य से दुगुना समय लगता है, इसलिए क्या अपने दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनमें भी क्या होते हैं, इनमें से कुछ स्वरों का निर्माण तो किससे हुआ है कि समान अक्षर से हुआ है, ठीक है, और कुछ का क्या हुआ है, संधि का नियम लगा है। तो हम बात करें कि इसमें क्या है कि समान अक्षर कौन से हैं। जैसे मैं बात करूं आ ई उ, इन्हें तो क्या बोलते हैं? समान अक्षर। इन्हें क्या बोलते हैं? समान अक्षर, ठीक है। उसके बाद अपना क्या रहे, ए आई ओ औ, ये क्या रहेंगे अपने? संध्या अक्षर। क्या रहेंगे? संध्या अक्षर, ठीक है। यहां से अपने जो संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड के अंदर एग्जाम हुआ है हिंदी, वहां यहां से क्या किया गया, प्रश्न पूछा गया है। सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर यहां से प्रश्न पूछा गया है। तो अपने बात करें हम दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं कि जिन स्वरों की उच्चारण में क्या होता है, सामान्य से दुगुना समय लगता है उच्चारण में, बोलने में, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर अपने कौन कौन से होते हैं? आ ई उ ए आई ओ औ, और संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं। इनमें से अपना आ है, ई है, उ है, इन्हें क्या बोलते हैं? समान अक्षर बोलते हैं, ठीक है। ए आई ओ औ, इन्हें क्या बोलते हैं? संध्या अक्षर बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका निर्माण तो क्या है, समान अक्षर के योग से हो रहा है, और इनका निर्माण कहां से हो रहा है, इनका रचना कहां से हो रही है, निर्माण या बोले या रचना तो संध्या अक्षर से। यहाँ पे संधि का नियम लागू हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, समान अक्षरों के योग से, वर्णों के योग से इनका किया हुई है, रचना हुई है। उसके बाद बात करूं कि अपने जो दीर्घ स्वर होते हैं, उन दीर्घ स्वरों को क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं संयुक्त स्वर? क्योंकि अपने जो दीर्घ स्वर होते हैं वो दो स्वरों के योग से क्या होते हैं, बने होते हैं। उन्हीं इसी कारण अपने दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नोट। इसमें क्या है कि अपने दीर्घ स्वर दो स्वरों के योग से बने होते हैं, इसीलिए इसी कारण इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इसी कारण इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं, ठीक है। अपने जो दीर्घ स्वर होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने जो दीर्घ स्वर होते हैं वो दो स्वरों के योग से क्या होते हैं? बने होते हैं। उनकी रचना दो स्वरों के मिलने से होती है, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो अपने क्या रहेगा? संयुक्त स्वर। नेक्स्ट अपना मात्रा काल के आधार पर नेक्स्ट अपना कौन सा रहेगा? तो प्लुप्त स्वर। तीसरा अपना कौन सा रहेगा? प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर अब किसे कहते हैं? प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं? देखो हिंदी वर्णमाला के अंदर कोई भी स्वर है ना वो प्लुप्त नहीं होता है। हमें ध्यान में रखना है कि हिंदी वर्णमाला के अंदर कोई भी स्वर है वो क्या नहीं होता है? प्लुप्त नहीं होता है। यदि किसी स्वर के आगे क्या हो जाए? ये निशान लगा दिया जाए। कोई भी स्वर है और उसके आगे यदि ये निशान लगा देते हैं तो वो स्वर कैसा बन जाएगा? अपना प्लुप्त स्वर बन जाएगा, ठीक है। तो अपने देखते हैं कि प्लुप्त स्वर क्या होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में सामान्य से 3 गुना क्या लगता है? समय लगता है। यानी कि कोई भी स्वर है उसको उच्चारण में सामान्य से क्या कर रहे हैं? 3 गुना समय ले रहे हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। तो परिभाषा क्या रहेगी कि जिन स्वरों के उच्चारण में सामान्य से 3 गुना समय
समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कोई भी स्वर प्लुप्त नहीं होता है, नहीं होता है। क्या है? बात करें आप प्लुप्त स्वर की, किसे कहते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में सामान्य से क्या होता है 3 गुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि हिंदी वर्णमाला के अंदर कोई भी स्वर होता है अपना वो क्या नहीं होता है? प्लुप्त नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसी भी स्वर को प्लुप्त बनाने के लिए उसके आगे इस तरीके से क्या करेंगे? निशान लगा दिया जाता है, निशान लगा दिया जाता है। ठीक है। ये देख लिया कि कोई भी हिंदी वर्णमाला के अंदर कोई भी स्वर होता है वो प्लुप्त नहीं होता है, लेकिन किसी भी स्वर को हम प्लुप्त बनाएंगे तो उस स्वर के आगे क्या करेंगे? ये निशान लगा देंगे, तो वो स्वर कैसा बन जाएगा? प्लुप्त स्वर बन जाएगा। जैसे ओम, जैसे अपना ये रहेगा, जैसे ओम, ये अपना क्या रहेगा? प्लुप्त स्वर का उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अपना हो गया किसके आधार पर? मात्रा काल के आधार पर अपने स्वर हो गए। अब बात करते हैं उच्चारण के आधार पर अपने कौन कौन से स्वर होते हैं, उनको देखते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्या रहेगा? उच्चारण के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं। तो इस आधार पर स्वरों को क्या है? अपने उच्चारण के आधार पर स्वरों को क्या किया गया है कि 2 भागों के अंदर बांटा गया है। कि इस आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि अपने उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। अब ये 2 भाग कौन कौन से होते हैं? अनुनासिक बोले या निर्नुनासिक। पहला भाग अपना कौन सा रहेगा? अनुनासिक स्वर बोले या निर्नुनासिक स्वर बोले। दूसरा क्या रहेगा अपना? अनुनासिक स्वर रहेगा। तो कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं। तो उच्चारण के आधार पर अपना पहला स्वर का प्रकार कौन सा रहेगा? किसके आधार पर देख रहे हैं? उच्चारण के आधार पर। तो कौन सा रहेगा? अनुनासिक स्वर बोले या निर्नुनासिक स्वर बोले। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। किसे कहते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण से समास वायु है वो केवल क्या होती है? मुख से बाहर निकलती है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? अनुनासिक स्वर बोलते हैं या निर्नुनासिक स्वर बोलते हैं। ठीक है। यानी कि श्वास वायु है वो केवल कहां से निकलेगी? मुख से ही बाहर निकलेगी। तो लिखते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण से क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में या से समास वायु केवल मुख से बाहर निकलती है उन्हें क्या है? उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अपना अनुनासिक या निर्नुनासिक स्वर किसे कहते हैं? कि जिन स्वरों के उच्चारण में
यानी कि हम जिन स्वरों को उच्चारित कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बोलते समय अपनी जो श्वास वायु होती है वो केवल क्या होती है, मुख से बाहर निकलती है। उन्हें क्या बोलते हैं, अनुनासिक या निम्नुनासिक स्वर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट कौन कौन से होते हैं, अपने जो 11 स्वर होते हैं, अपने स्वर कितने होते हैं, संख्या में 11, और वो 11 स्वर मूल रूप से क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। तो क्या रहेगा अपना कि सभी स्वर कौन कितने होते हैं, 11, सभी स्वर यानी कि 11 मूल रूप से अनुनासिक स्वर होते हैं, अनुनासिक स्वर होते हैं। अपने जो 11 स्वर होते हैं वो मूल रूप से क्या होते हैं, अनुनासिक बोले या निम्नुनासिक होते हैं। तो ये किसके आधार पर रहेगा, अपना उच्चारण के आधार पर। दूसरा अपना उच्चारण के आधार पर प्रकार कौन सा रहेगा, तो अनुनासिक। दूसरा कौन सा रहेगा, अनुनासिक स्वर। तो अपने अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण से श्वास वायु है वो मुख और नाक दोनों से क्या हो, बाहर निकले। यानी कि जिन स्वरों को बोलने से अपनी जो श्वास वायु होती है वो मुख और नाक दोनों से यदि बाहर निकलती है तो उसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक स्वर बोलते हैं या अनुनासिक स्वर कहते हैं। और निम्नुनासिक या अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण से श्वास वायु केवल और केवल मुख से बाहर निकलती है उन्हें क्या बोलते हैं, अनुनासिक स्वर बोलते हैं। संख्या में कितने होते हैं, अपने जो मूल स्वर होते हैं 11, अपने जो सभी स्वर 11 होते हैं वे मूल रूप से क्या होते हैं, अनुनासिक स्वर होते हैं। दूसरा अपना प्रकार कौन सा रहेगा, अनुनासिक स्वर। कौन सा रहेगा, उच्चारण के आधार पर अपना अनुनासिक स्वर रहेगा। तो अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण से उच्चारण में श्वास वायु नाक व मुख दोनों से बाहर निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं। यानी कि जिन स्वरों को बोलने से अपनी जो श्वास वायु बाहर निकले तो क्या कौन से स्वर होते हैं, अपने अनुनासिक स्वर होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, वो देख लेते हैं कि किसी भी स्वर पर चंद्र बिंदु लगाकर उसे अनुनासिक बनाया जा सकता है। यानी कि अपने जो मूल स्वर होते हैं 11, जो स्वर अपने 11 स्वर होते हैं वो मूल रूप से तो क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। लेकिन यदि उन स्वरों के ऊपर क्या कर दिया जाए, चंद्र बिंदु लगा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, चंद्र बिंदु लगा दिया जाए, तो वो कौन से बन जाएंगे, अपने अनुनासिक स्वर बन जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना किसके आधार पर हो गया है, मात्रा काल के आधार पर हो गए, अपना उच्चारण के आधार पर हो गए। नेक्स्ट अपने स्वर रहेंगे वो किस आधार पर रहेंगे, तो नेक्स्ट अपने स्वर रहेंगे कि जीवा के उत्थापित भाग या क्रियाशीलता के आधार पर। किस आधार पर रहेंगे, मात्रा काल के आधार पर हो गए, उच्चारण के आधार पर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आधार क्या रहेगा अपना स्वरों के वर्गीकरण में, तो नेक्स्ट आधार रहेगा अपना कि जीवा के उत्थापित भाग बोले या क्रियाशीलता के आधार पर। तो इस आधार पर क्या होता है कि स्वरों को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। इस आधार पर स्वरों को 3 भागों में
3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अपने जीवा के उत्थापित भाग बोले या क्रियाशीलता के आधार पर बोले तो सौरों को क्या किया गया है, 3 भागों के अंदर बांटा गया है। अब वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो नंबर फर्स्ट पे अपना क्या रहेगा, अग्र सवर। अग्र सवर पहला भाग क्या रहेगा अपना, अग्र सवर। इसका मतलब क्या होता है कि यानी कि जिन सवरों के उच्चारण में अपनी जीवा के आगे का भाग क्या होता है, क्रियाशील होता है। ठीक है, अगर सवर में क्या होता है कि इन स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय अपने जीभ का जो आगे का जो भाग होता है वो क्या होता है, इसमें क्रियाशील होता है। तो क्या होता है कि इनके उच्चारण में, इनके जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा के अग्रभाग क्या होता है, जीवा के अग्रभाग का क्या होता है, क्रियाशील होता है। जीवा का अग्रभाग क्रियाशील होता है। ठीक है, तो अग्र स्वर होते हैं, इसकी परिभाषा अपनी क्या रहेगी कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा के आगे का भाग बोले, जीवा के आगे का भाग बोले या अग्रभाग, जीवा के आगे का भाग बोले या अग्रभाग क्या होता है, इनमें क्रियाशील होता है। जैसे कौन कौन से होते हैं अपने देखते हैं कि कौन कौन से स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में अपने जीभ के आगे का भाग है वो क्या होता है, क्रियाशील होता है। तो कौन कौन से रहेंगे अपने, ई, ए, आई, ये चारों क्या रहेंगे अपने अग्र स्वर कहलाएंगे। क्योंकि इनके उच्चारण में देखो क्या होता है, इनको बोलते हैं ई, ए, आई। तो इनमें क्या होता है कि इनको जब उच्चारण करते हैं तो उस समय अपने जीभ के आगे का जो भाग होता है, जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, क्रियाशील होता है। तो पूछे कि अग्र स्वर की संख्या तो कितनी होती है, 4। कौन कौन से होते हैं, तो इस तरीके से अपने रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा भाग होता है, मध्य स्वर। नेक्स्ट अपना कौन सा होता है, मध्य स्वर। और मध्य स्वर किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में या जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का जो मध्य भाग होता है वो क्या होता है कि क्रियाशील होता है। जैसे हम बोलते हैं ए, तो ए का जब हम उच्चारण करते हैं, ए को जब हम बोलते हैं तो उस समय अपने जीवा का जो मध्य भाग होता है वो क्या होता है, क्रियाशील होता है। नेक्स्ट अपना कौन सा रहेगा, मध्य स्वर। तो ये क्या होते हैं कि जिनके उच्चारण में या जिन स्वरों के या जिनके उच्चारण में जीवा का मध्य भाग क्या होता है, क्रियाशील होता है। मध्य भाग क्रियाशील होता है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, अपना मध्य स्वर कहलाएगा। यानी कि जिन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं, जिस स्वर का हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने में अपने जीभ का जो मध्य भाग होता है वो यदि क्रियाशील होता है तो कौन से स्वर अपने, मध्य स्वर। जैसे मैं बात करूं ए को जब हम क्या करते हैं, उच्चारित करते हैं तो उस समय अपने जीवा का जो मध्य भाग होता है वो क्या होता है, क्रियाशील होता है। नेक्स्ट अपना तीसरा कौन से स्वर रहेंगे, तो तीसरे अपने क्या रहेंगे, स्वर। ठीक है, स्वर ये क्या होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का जो पीछे का जो भाग होता है वो क्या होता है, क्रियाशील होता है। यानी कि इन स्वरों के उच्चारण में जीवा के पीछे का भाग क्या होता है, क्रियाशील होता है। तो क्या रहेगी इसकी परिभाषा कि जिनके उच्चारण में जीवा का पिछला भाग क्रियाशील होता
है। ठीक है, यानी अपने जो पद से स्वर होते हैं इनके उच्चारण में क्या होता है, कौन से पद से जो स्वर होते हैं इनके उच्चारण में अपनी जो जीभ होती है, अपनी जो जीवा होती है, उसके जो पीछे का जो भाग होता है वो क्या होता है, क्रियाशील होता है। फिर इसकी संख्या पूछ ले तो इसकी संख्या कितनी होती है, 5। अब वो 5 कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं। आ, उ, ओ, औ, ये अपने क्या रहेंगे, ये पांचों के पांचों अपने क्या रहेंगे, पद से स्वर कहलाएंगे। क्योंकि जब आ, उ, ओ, औ जब इनको हम उच्चारित कर रहे हैं तो उस समय अपने जीवा का जो पीछे का भाग होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इनके उच्चारण के समय क्या होता है, क्रियाशील होता है। तो ये किसके आधार पर अपना वर्गीकरण रहेगा कि जीवा के उत्थापित भाग बोले या क्रियाशीलता के आधार पर अपने स्वरों का वर्गीकरण देख लिया। कितना होता है, 3। सीधा सा कई बार क्या होता है कि प्रश्न पूछ लेता है कि स्वरों का वर्गीकरण वो कितने आधार पर किया गया, तो अपना आंसर क्या रहेगा, 5 आधारों पर। ठीक है, या उनमें से ऑप्शन दे के पूछ ले। ये प्रश्न पूछ लेता कई बार कि जीवा के उत्थापित भाग या क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है, तो अपने कितने भागों में, 3। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस आधार पर, कि होठों की गोलाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर, होठों की गोलाई के आधार पर। यानी कि ऐसे कौन से स्वर होते हैं जिनको बोलने से होठ वो क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, और ऐसे कौन कौन से स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय अपने जो होठ होते हैं वो परस्पर क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो नेक्स्ट अपना वर्गीकरण क्या रहेगा कि होठों की गोलाई के आधार पर वर्गीकरण, और उसको भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों के अंदर बांटा गया है। नेक्स्ट अपना किसके आधार पर वर्गीकरण रहेगा, तो ओठों की गोलाई के आधार पर वर्गीकरण। अपनी जो ओठों की गोलाई के आधार पर भी स्वरों को क्या किया गया है, 2 भागों के अंदर बांटा गया है। इस आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि अपनी होठों की गोलाई के आधार पर भी स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो नंबर फर्स्ट अपना क्या रहेगा, नंबर फर्स्ट वर्ताकार या वर्तमुखी स्वर। क्या रहेगा, वर्ताकार या वर्तमुखी स्वर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, वर्ताकार स्वर बोल सकते हैं या वर्तमुखी स्वर। ये क्या होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण करते समय या जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अपने होठ क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वर्ताकार स्वर या वर्तमुखी स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो इसकी अपनी भाषा क्या रहेगी कि जिन स्वरों के उच्चारण में क्या हो जाते हैं, उच्चारण में होठ गोल हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वर्ताकार स्वर या वर्तमुखी स्वर कहते हैं। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठ क्या हो जाएंगे, अपने गोल हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वर्ताकार स्वर या वर्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय अपने हमारे होठों की आकृति है वो कैसी हो जाती है, गोल हो जाती है। तो कौन कौन से स्वर होते हैं, तो देखते हैं। जैसे उ, जैसे ओ औ, ओ औ। इन चारों को यदि हम क्या कर रहे हैं, उच्चारित कर रहे हैं, तो हमारे ओठों की आकृति कैसी हो जा रही होती है, गोल हो जाती है। तो अपने जो वर्ताकार या वर्तमुखी जो स्वर होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, उ ओ औ। क्योंकि जब इनको क्या करें, देखो उच्चारित करके देखो एक बार, इनको उच्चारित करने से हमारे होठ कैसे हो रहे हैं, गोल हो रहे हैं। नेक्स्ट अपना दूसरा प्रकार कौन सा रहेगा, अवर्ताकार या अवर्तमुखी स्वर। दूसरा अपना कौन सा रहेगा, अवर्ताकार या अवर्तमुखी स्वर। नेक्स्ट अपना प्रकार कौन सा रहेगा, तो अवर्ताकार स्वर बोले या अवर्तमुखी स्वर। तो ये क्या होते हैं कि जिनके उच्चारण में
जिनके उच्चारण में होठ गोल न होकर परस्पर फैल जाते हैं उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिन स्वरों का हम उच्चारण कर रहे हैं, ये उच्चारण करते समय क्या होता है कि होठ अपने गोल न होकर क्या हो जाते हैं, परस्पर फैल जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, अवर्ताकार या अवर्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे ए आ, ई ए आई। जैसे अपना ए, जब हम ए को क्या करें, उच्चारित करें, तो परस्पर होठ क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं, फैल रहे हैं, ई ए आई। जब इन सभी को क्या करें, उच्चारित करें, तो परस्पर होठ क्या हो जाते हैं, गोल होने के बजाय क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इसीलिए इन स्वरों को क्या कहा जाता है, अवर्ताकार या अवर्तमुखी स्वर कहा जाता है। और संख्या में कितने होते हैं, 6। ठीक है, संख्या में पूछे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ये अपना वर्गीकरण किसके आधार पर रहेगा, ओठों की गोलाई के आधार पर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी किसके, मुखाकृति के आधार पर स्वर, क्योंकि 5 आधारों पर देखे थे हमने, मात्रा काल के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जीवा के क्रिया उत्थापित भाग बोले या क्रियाशीलता के आधार पर, ओठों की गोलाई के आधार पर, और अंतिम आधार अपना क्या रहेगा, तो अंतिम आधार अपना रहेगा मुखाकृति के आधार पर स्वर। नेक्स्ट अपना वर्गीकरण है वो किस आधार पर रहेगा, तो मुखाकृति के आधार पर। किसके आधार पर रहेगा, मुखाकृति के आधार पर। मतलब क्या है कि ऐसे कौन से शब्द होते हैं जिनका उच्चारण करने से मुख ज्यादा खुलता है, कम खुलता है। ठीक है, तो इस आधार पर देखेंगे, तो इस आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। अब वो 4 भाग कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। अपनी जो मुखाकृति के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, उसके अंदर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। तो वो 4 भाग कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो नंबर फर्स्ट पर अपना क्या रहेगा, संवर्त स्वर। ये क्या होते हैं, अपने जो संवर्त स्वर होते हैं किसे कहते हैं, कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, यानी कि वे स्वर जिनको बोलते समय अपना जो मुख होता है वो क्या होता है, सबसे कम खुलता है, उन्हें क्या कहते हैं, संवर्त स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो इसकी सबसे पहले बात करें इसकी परिभाषा की, कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, मुख है वो सबसे कम खुलता है, उसे क्या कहते हैं, उन्हें संवर्त स्वर कहते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, जैसे मैं बात करूं ई उ और कितने होते हैं संख्या में 4। अपने ई उ जब इन चारों को क्या करते हैं, उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, तो अपना जो मुख होता है वो क्या होता है, सबसे कम खुलता है। तो अपने जो संवर्त स्वरों के बारे में पूछ रहे कि कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ई उ। ठीक है, नेक्स्ट अपना वर्गीकरण कौन सा रहेगा, अर्ध संवर्त स्वर। कौन सा रहेगा, अर्ध संवर्त स्वर। नेक्स्ट अपना वर्गीकरण कौन सा रहेगा, मुखाकृति के आधार पर कौन सा प्रकार रहेगा, तो अर्ध संवर्त स्वर। क्या रहेगा अपना, अर्ध संवर्त स्वर। किसे कहते हैं, कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवर्त से थोड़ा ज्यादा खुलता है। क्या है, कि जिन स्वरों को हम बोलते हैं और बोलते समय मुख है वो संवर्त स्वरों से क्या है, थोड़ा ज्यादा खुलता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, अर्ध संवर्त स्वर कहते
हैं। जैसे क्या होता है देखते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवर्त से थोड़ा ज्यादा खुलता है, उन्हें अर्ध संवर्त स्वर कहते हैं। ठीक है, क्या है कि किसकी बात कर रहे हैं? अर्ध संवर्त स्वर किसे कहते हैं? कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवर्त से थोड़ा क्या होगा? ज्यादा खुलता है, उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध संवर्त स्वर कहते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं अपने। जैसे मैं बात करूं ए, जैसे ए ओ, ठीक है। इनको उच्चारण करने से क्या होता है? संवर्त से थोड़ा मुंह का वो क्या है? ज्यादा खुलता है, तो उच्चारित करते हैं ई उ। ठीक है, इनमें क्या होता है? मुख सबसे कम खुलता है, लेकिन ए ओ तो देखो संवर्त से ज्यादा अपना मुख खुल रहा है, तो कितने होते हैं संख्या में? 2। तो ये ध्यान में रखना कि अर्ध संवर्त की संख्या पूछे तो 2। कौन कौन से होते हैं? तो ए और ओ। नेक्स्ट अपना देखते हैं कौन सा रहेगा? विवर्त स्वर। नेक्स्ट अपना कौन सा रहेगा? मुखाकृति के आधार पर विवर्त स्वर। नेक्स्ट अपना कौन सा प्रकार रहेगा? तो विवर्त स्वर। क्या रहेगा? विवर्त स्वर किसे कहते हैं? कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख है वो सबसे ज्यादा खुलता है। ठीक है, कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख है वो सबसे ज्यादा खुलता है, उन्हें कौन से स्वर कहते हैं? विवर्त स्वर कहते हैं। तो परिभाषा क्या रहेगी? कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे ज्यादा खुलता है, उन्हें विवर्त स्वर कहते हैं। जैसे आ, जैसे क्या अपना आ। विवर्त स्वर किसे कहते हैं? कि जिन स्वरों के उच्चारण में अपना जो मुख होता है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा खुलता है, उन्हें क्या कहते हैं? विवर्त स्वर कहते हैं। जैसे आ, जब हम आ को उच्चारित करते हैं तो मुख अपना क्या है? पूरा खुल रहा है। नेक्स्ट अपना प्रकार कौन सा रहेगा? अर्ध विवर्त स्वर। नेक्स्ट कौन सा रहेगा अपना? नंबर 4, अर्ध विवर्त स्वर। ठीक है, किसे कहते हैं? कि जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर्त से थोड़ा कम खुलता है, विवर्त से थोड़ा कम खुलता है, उन्हें अर्ध विवर्त स्वर कहते हैं। अर्ध विवर्त स्वर किसे कहते हैं? कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख है वो क्या होता है? कि विवर्त से थोड़ा क्या होगा? कम खुलेगा, उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध विवर्त स्वर कहते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। जैसे मैं बात करूं ए, जैसे ए आई औ, और संख्या में कितने होते हैं? 3। कौन कौन से स्वर हैं जो अर्ध विवर्त स्वरों के अंतर्गत आते हैं? तो अपना ए, जब हम ए को उच्चारित करते हैं तो ए को उच्चारित करते समय अपना जो मुख होता है वो क्या होता है? विवर्त से थोड़ा कम खुलता है, क्योंकि अपने विवर्त में कौन सा आता है? आ को जब हम उच्चारित करते हैं तो मुख अपना क्या है? सबसे ज्यादा खुलता है। तो ए को जब उच्चारित करते हैं तो क्या है? विवर्त से थोड़ा कम मुख खुलता है। ऐसे ही अपना आई है, औ है। ठीक है, तो ये अपने क्या रहेंगे? अर्ध विवर्त स्वर रहेंगे। ये किसके आधार पर है? मुखाकृति के आधार पर अपना वर्गीकरण हो गए। नेक्स्ट अपने क्या करते हैं? 2 नोट देख लेते हैं।
नेक्स्ट नोट। अपने स्वरों का वर्गीकरण वो कंप्लीट हो गए। पांचों आधार पर हमने स्वर देख लिए कि कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विशिष्ट। इसमें क्या होता है, देखते हैं फर्स्ट नोट कि आधुनिक विद्वान री को मूल स्वर की श्रेणी में, आधुनिक विद्वान है वो री को मूल स्वर, अपने जो मूल स्वर होते हैं मूल स्वर नहीं मानते हैं, मूल स्वर नहीं मानते हैं, लेकिन नहीं मानते हैं, लेकिन प्राचीन विद्वानों द्वारा इसे मूल स्वरों में शामिल किया जाता है। यानी कि अपने जो आधुनिक जो विद्वान हैं वो री को क्या नहीं मानते हैं, मूल स्वर नहीं मानते हैं। आधुनिक जो विद्वान है वो री को क्या नहीं मानते हैं, मूल स्वर नहीं मानते हैं। लेकिन अपने जो प्राचीन विद्वान है वो क्या करते हैं, री को है ना वो मूल स्वरों की श्रेणी में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। ठीक है, इसी कारण तत्सम शब्दों में वर्तमान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कि आधुनिक विद्वान है वो री को मूल स्वर नहीं मानते हैं, लेकिन अपने जो प्राचीन विद्वान है वो री को क्या करते हैं, मूल स्वरों की श्रेणी के अंतर्गत क्या करते हैं, शामिल करते हैं। और इसी कारण से वर्तमान के अंदर अपने जो तत्सम शब्द होते हैं उनके अंदर री को क्या किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण, ठीक है, कृपा, कर्षक आदि। ठीक है, ये क्या करते हैं, आधुनिक विद्वान नहीं मानते, लेकिन प्राचीन विद्वानों के अनुसार क्या किया जाता है, इनको मूल स्वर में माना जाता है। किसको, री को। और इसी कारण से तत्सम शब्दों में वर्तमान में इस री का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नोट नंबर सेकंड देखते हैं कि वर्तमान में अंग्रेजी के ओ, वर्तमान में अंग्रेजी के ओ स्वर का प्रयोग हिंदी में ओ के रूप में किया जाने लगा है, यानी कि अपना जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो ओ स्वर है उस ओ स्वर को हिंदी के अंदर किस रूप में शामिल किया गया है, ओ के रूप में। इस तरीके से इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इसी कारण यह हिंदी का ग्रहित स्वर कहलाता है। प्रश्न पूछ ले कि निम्नलिखित में से गृहीत स्वर है तो कौन सा रहेगा, अपना कौन सा रहेगा, ओ। इस तरीके से ये क्या अपना गृहीत स्वर है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के ओ स्वर को हिंदी में इस रूप के अंदर क्या कर लिया गया, अपना लिया गया ओ रूप में। इसी कारण इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, गृहीत स्वर कहा जाता है।
तो अपने क्या रहेगी, आज की क्लास में क्या देखा हमने कि स्वरों का वर्गीकरण अपना क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे व्यंजन वर्णों की। आज की क्लास में अपने जो स्वर थे, स्वरों का वर्गीकरण था, वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपनी क्लास किसकी रहेगी, व्यंजन वर्णों की रहेगी। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी।